हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस अनकवर्ड के इस क्वेश्चन आवर में। इस लेक्चर में जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये मंथली क्वेश्चन की सीरीज एक रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज होगी, जिसमें आप पहले देख चुके वीडियोस को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं भी देखी हैं, तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पर कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। अगर हो सके तो उन वीडियोस को देख लें, छोटी-छोटी हैं, ज़्यादा लंबी नहीं। आधे घंटे की एक वीडियो है, 4 वीडियोस में 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर करा दिया गया है। इस क्वेश्चन सीरीज में हमने 40 क्वेश्चन को लिया है, टॉप 40 एमसीक्यूज फॉर 30 डेज। क्वेश्चंस की पूरी सीरीज करंट अफेयर्स आधारित किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी इसी तरह की गई है और ये बाइलिंगुअल होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिसको जैसे समझ में आए, जैसा उचित लगे, वो अपने हिसाब से देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संबंध में कौन सा या से कथन सही है। कथन एक, इसकी स्थापना क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो अगर आपने वीडियो देखी हो या फिर जीईएफ के बारे में पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे कि इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में रियो सम्मेलन के एक दिन पहले की गई थी। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ये 5 प्रमुख सम्मेलन है जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वो सम्मेलन कौन कौन से हैं, आप उनके बारे में पढ़ लेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी केवल 2 ठीक हो जाएगा। अगला है, मिशन चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन, प्रक्षेपण एलवीएम 3 द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। दूसरा है, चंद्रमा की उत्तरी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा है, इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है। फटाफट बताएं इसका आंसर कौन सा ठीक होगा। इसमें से कितने स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलवीएम 3 से ही इसकी लॉन्चिंग की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की उत्तरी सतह पर नहीं, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है, केवल लैंडर और रोवर ही जाएंगे। तो तीसरा भी गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से केवल एक आंसर ठीक होगा, मतलब ए ऑप्शन। अगला है, लंबानी आर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, ये कपड़ा अलंकरण का एक रूप है। दूसरा, तंदूर लंबानी आर्ट को वर्ष 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, जिसका संबंध कर्नाटक से है। बताएंगे इन दोनों में से कितने स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा अलंकरण का ही एक रूप है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि संदूर लंबानी आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2010 में, और ये कर्नाटक से संबंधित है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, और इसका प्रारंभिक नाम नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में इसका नाम बदल के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाके जो वीडियोस हैं वीकली करंट अफेयर्स की, वो देख सकते हैं। बंगबंधु सैफ चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है।
ऑप्शन ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से, डी गोल्फ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल से। अगला है पीएम प्रणाम योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी को कम करना। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट ठीक होंगे? तो पहला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नई योजना होगी वो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को क्यों बढ़ावा देगी। और दूसरा स्टेटमेंट, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी को कम करना, ये ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर बी केवल दो सही हो जाएगा। पीएम प्रणाम योजना ये राज्यों को प्रोत्साहित करेगी कि वो अपने यहाँ जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो रहा है उसको हतोत्साहित करें और साथ में परंपरागत या जो जैविक उर्वरक हैं उनके उपयोग को बढ़ावा दें। आगे है टीओएमबी और सीएमबी वायरस से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ टीओएमबी की फुल फॉर्म है टोमेटो मोज़ेक वायरस और सीएमबी मीन्स कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तो दो कथन दिए हुए हैं। पहला है सीएमबी, ये रस चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से फैलता है जिनको एफिड्स कहते हैं। दूसरा है टीओएमबी मुख्य रूप से संक्रमित बीजों, पौधों, कृषि उपकरणों और मानव संपर्क से फैलता है। तो दोनों कथनों में से कौन कौन से ठीक है? ये दोनों ही कथन ठीक होंगे क्योंकि सीएमबी रस चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से फैलता है और टोमेटो मोज़ेक वायरस है जो संक्रमित बीज, पौधे और कृषि उपकरण मानव संपर्क से फैलता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ये ठीक हो जाएगा। आगे है अल्लूरी सीतारामराजू का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन ए रंपा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी कुर्ग विद्रोह और डी अहोम विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के दौरान हुआ था, असहयोग आंदोलन के टाइम। तो ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था अल्लूरी सीतारामा राजू ने। बाद में 1924 में जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था और मार डाला तब विद्रोह समाप्त हो गया। रंपा विद्रोह शुरू होने का कारण था वहां की जो परंपरागत कृषि प्रणाली थी जिसे पोडू कहते थे, उस पर प्रतिबंध लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, एससीओ सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की। दूसरा है एससीओ सम्मेलन 2023 की थीम टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ थी। बताएंगे दोनों में से कौन से सही हैं? तो ये दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि इस बार अध्यक्षता इंडिया ने की है और दूसरा इस सम्मेलन की थीम टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ठीक हो जाएंगे। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे डार्क पैटर्न के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बाद में ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बेसलेस काउंटडाउन, शर्तों को छोटा दिखाना, ऑटो प्लेइंग वीडियो, कैंसलेशन बटन का ना दिखाना या उस पर क्लिक करने में कठिनाई होना। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? पहले डार्क पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। डार्क पैटर्न इसे भ्रामक पैटर्न भी कहते हैं क्योंकि भ्रम में डालने वाली एक चीज होती है जो यूजर इंटरफेस को डिस्टर्ब करती है। जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो यूजर्स को भ्रमित करती हैं या फिर ऐसा काम करने के लिए प्रेरित कर देती हैं जो वो नहीं करना चाहता। उसको डार्क पैटर्न कहते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में वे स्लैश काउंटडाउन लगा देते हैं ताकि आप लोग उसके भ्रम में आकर शॉपिंग को जल्दी कर लें या फिर खरीद ही लें चीज को अगर ना चाहते हैं तब भी। तो पहला भी ठीक हो जाएगा, शर्तों को छोटा दिखाना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ऑटो प्लेइंग वीडियोस भी है। कैंसलेशन बटन का ना दिखाना है, उस पर क्लिक करने में कठिनाई होना, ये भी है। तो इस हिसाब से सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। आगे है आदिवासियों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मो जंगल जामी योजना का संबंध किस राज्य से है? मो जंगल जामी योजना।
चर्चा में रही थी ये मो जंगल जामी योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन सी। इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। ये अधिकांश लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में बहुत रहा है क्योंकि अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं उनकी स्थापना कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही की गई है। हालांकि उसमें से अब कुछ को मध्य प्रदेश का ही एक दूसरा जो अभ्यारण्य है गांधी सागर, उसमें स्थानांतरित किया जा रहा है। आगे है, हाल ही में भारत और किस देश की केंद्रीय बैंकों के मध्य सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभी भारत ने समझौते किए हैं कुछ, जिनमें से एक है सीमा पार धन हस्तांतरण को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, जिनमें एक होगा यूपीआई को वहां के आईपीपी से लिंक करना और इसके साथ ही रूपे स्विच को यूएई स्विच से लिंक करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुख्य आयाम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है ऐसा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के मुख्य आयाम डायमेंशन कौन कौन से हैं? एक स्वास्थ्य, दो शिक्षा, तीन जीवन स्तर, चार प्रति व्यक्ति आय। इन चारों में से आप बताएंगे कौन कौन से इसके मुख्य आयाम। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। इस बार के जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है उसका कुछ डेटा है भारत में पॉवर्टी को कम करने को लेकर, और भी बहुत सारे डेटा हैं, वो आप कुछ ध्यान रखने चाहिए। आप पढ़ लेंगे इसको या फिर वीडियोस में देख लीजिए। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग पसंद आ रही हो, लेवल भी पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रम टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, जिसे शॉर्ट में टी बोलते हैं, TIE, इसको शुरू किया है? टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, सॉरी राजस्थान। सही आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इसके अलावा ITI या पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। आगे है, भारत किस देश के सहयोग से 120 वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगा? अभी इसको लेकर समझौता हुआ है। समझौता तो पहले ही हो गया था पर इसको रिन्यू किया गया है, कुछ और शर्तें भी शामिल की गई हैं। तो भारत किस देश के सहयोग से 120 वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगा? ए जापान, बी फ्रांस, सी रूस और डी अमेरिका। फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूस। रूस के सहयोग से हम 120 वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भव नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य पहल शुरू करने की बात कही है। निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का हिस्सा नहीं है? पहला है आयुष्मान सभा, बी आयुष्मान मेला, सी आयुष्मान ग्राम या डी आयुष्मान पंचायत। बताएंगे आप कौन सा इनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयुष्मान पंचायत। आयुष्मान पंचायत की कोई जिक्र नहीं की गई है, इसके 4 मुख्य गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। इसमें से एक है आयुष्मान सभा, दूसरा है आयुष्मान मेला, तीसरा आयुष्मान ग्राम और चौथा आयुष्मान आपके द्वार 3.0।
अगला है, हाल ही में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए गठित कार्य समूह के अध्यक्ष हैं। हाल ही में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए गठित कार्य समूह के अध्यक्ष हैं। ए उर्जित पटेल, डी शक्तिकांत दास, सी राधा श्याम राठौर या डी स्वामीनाथन जानकी रमन। बताएंगे फटाफट कौन सा आंसर इनमें से सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा श्याम राठौर। राधा श्याम राठौर इस कार्य समूह के अध्यक्ष बने हैं, जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए कुछ सुझाव देगी। अगला है, प्राय समाचारों में चर्चित E20 पेट्रोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका प्रयोग केवल हाइब्रिड वाहनों में किया जाएगा। दो, इसके प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और तीन, सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे पूरे देश में उपलब्ध कराना है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से ठीक हैं? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग केवल हाइब्रिड वाहनों में नहीं बल्कि सभी वाहनों में किया जा सकेगा। तो पहला गलत है, इसीलिए इसको फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल भी कहा गया है। दूसरा है, इसका प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ये ठीक है। और तीसरा, सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश में इसे उपलब्ध कराना है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक हो जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन बी ठीक है, 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कृत्रिम मधुरक हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। निम्नलिखित में से कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं? सैकरीन, नियोटेम, एस्पार्टेम, स्टाइरीन। सैकरीन ऑब्वियसली है, नियोटेम भी है, एस्पार्टेम भी है, ये तो अभी चर्चा में रहा ही था। और स्टाइरीन नहीं है। स्टाइरीन एक सिंथेसिस रबर है, तो ये मधुरक नहीं है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालय परिसर और एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। बताएंगे आप कहाँ किया गया है? चेन्नई, कोलकाता, लोथल या मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में। गुजरात के लोथल में इसका निर्माण किया गया है। और लोथल सैंदव सभ्यता का गोदीवाड़ा भी रहा है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया? ए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बनारस, बी दूधसागर रेलवे स्टेशन गोवा, सी वायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई और डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनी है? ऑप्शन ए हेकानी जखालू, ऑप्शन बी अजेतो जिमोमी, ऑप्शन सी थांगनोन कोन्याक, ऑप्शन डी रोजी थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थांगनोन कोन्याक, ऑप्शन सी थांगनोन कोन्याक। इसके अलावा हेकानी जखालू विधायक बनी है, वहां की पहली महिला रही हैं ये भी। कुछ इस बार के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ महिलाएं शामिल हुई हैं। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा आपका। आगे है, हाल ही में पीएम मोदी ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आगे है, ओडेसा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए रूस, बी यूक्रेन, सी इंडोनेशिया या डी ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह अवस्थित है और कुछ समय पहले इस पे रूस ने हवाई हमले करवाए थे और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, इसीलिए ये चर्चा में आया। ये है कहाँ, लोकेशन इसकी, मैप वगैरह सब आप देख लेंगे गूगल करके, या फिर वीडियोस देख लीजिए जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस पड़ी हैं, उसमें मैप के साथ एकदम विस्तार से सब चीजों को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में कौन सा या से कथन सही है? पहला, इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। दूसरा, भारत 6 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। बताएंगे इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से ठीक है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं और 27 पदकों के साथ हम तीसरे नंबर पे हैं पदक तालिका में, जबकि पहले नंबर पे जापान है, उसके 37 पदक हैं टोटल, और दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे भारत। तो इस हिसाब से दोनों ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार स्थलाबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्थलाबद्ध राज्यों में ध्यान देने वाली बात है, स्थलाबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्थलाबद्ध राज्य उसको कहते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्थलाबद्ध राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का स्थान स्थलाबद्ध राज्यों में तीसरा है, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश सबसे पहले नंबर पे है? ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी सिंगापुर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। जर्मनी दूसरे स्थान पे और जापान जो 5 सालों से पहले नंबर पे रहा था वो इस बार तीसरे स्थान पे खिसक गया है। पहले नंबर पे कौन? सिंगापुर। तो आंसर आपका सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस ने, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस ने। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सोलोमन आइसलैंड अवस्थित है। सोलोमन आइसलैंड बहुत चर्चा में रहता है, इसका कारण है चीन की गतिविधियां। इस बार भी चीन ने अपनी पुलिसिया गतिविधि निभाने के लिए यहाँ पर कुछ समझौते किए हैं शायद उस सरकार से, तो इसीलिए चर्चा में आया। तो सोलोमन आइसलैंड अवस्थित है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, डोनानी मैप क्या है? एक रोबोट, एक पक्षी, दवा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताएंगे फटाफट। एक रोबोट है, एक पक्षी है या फिर एक दवा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दवा, मेडिसिन है अल्जाइमर रोग के लिए। अल्जाइमर रोग के लिए एक दवा है, एक एंटीबॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकाई विधि के बारे में कौन सा या से कथन सही है? पहला है, ये 2000 वर्ष पुरानी एक नाव निर्माण की पारंपरिक तकनीक है। अगला है,
भारतीय संस्कृति मंत्रालय और नौसेना ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता किया है। दोनों कथन सही हो जाएंगे। अभी इसको लेके एक समझौता हुआ है ताकि ये जो तकनीकी है इसको आगे बढ़ाया जा सके और इससे बनी नाव टिकाऊ और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इस हिसाब से दोनों ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बी, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का संविधान में विस्तार से उल्लेख किया गया है। सी, इसे प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों की सहमति आवश्यक है। और ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। सही आंसर बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि इस प्रस्ताव की प्रक्रिया का संविधान में विस्तार से उल्लेख नहीं दिया गया है, बल्कि ये लोकसभा के जो नियम हैं, संचालन नियम, उनमें इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। आगे है पीएम डिवाइन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पीएम डिवाइन, पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म होगी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू किया गया है। दूसरा है, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। पहला कथन सही है, इसे पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना तो है पर इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार करेगी, 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवल एक। योजनाएं दो तरह की होती हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है और केंद्र द्वारा संचालित योजना होती है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती है उसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती है, जबकि केंद्र द्वारा संचालित जो योजनाएं होती हैं उनमें जो फंडिंग है वो डिवाइड हो जाती है केंद्र और राज्यों के बीच। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहे फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। पहला है, फुल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में बैंकों को अपने पास रखी नकदी से अधिक उधार देने की अनुमति होती है। दूसरा है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में बैंक जमाओं का 100% अपने पास रखते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं? तो देखिए, फुल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में बैंक अपने पास रखी नकदी से अधिक उधार देने की अनुमति होती है, ये गलत है। और दूसरा भी गलत है, ये उल्टा कर दिया गया है इन दोनों की परिभाषाओं को लेकर। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया गया? डेट देखते हैं कितनों को याद है। स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2016, बी 5 जुलाई 2015, सी 2 अक्टूबर 2015 या डी 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन के क्या उद्देश्य हैं और कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताएं कितने शहर इसमें शामिल हैं। और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? महादेवी वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन बी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ऑप्शन सी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। या ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। की लोकेशन आप देख लेंगे मैप में एक बार। ऑप्शन सी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो दो स्टेटमेंट है। पहला है रूस के सुदूर पूर्व में बटागाई का क्रेटर विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। दूसरा, परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री तापमान पर पूरी तरह जमी रहती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 90वें संस्करण 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी जर्मनी या डी भारत। इन चारों देशों में से कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश संयुक्त रूप से इस बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान या डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। ओडिशा ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को शुरू किया है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और लोगों में शेयर कर दें ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम नाम से अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में या डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दिल्ली में। भारत मंडपम में विभिन्न तरह के सम्मेलन हुआ करेंगे, संगोष्ठी वो भी हुआ करेंगी और जो प्रदर्शनियां हैं वो आयोजित किए जाया करेंगी। तो एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन केंद्र बनाया गया है दिल्ली में। इसके बारे में अगर विस्तार से आपको जानना हो तो आप वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। आगे आगे नहीं है, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में जुलाई महीने के टॉप 40 क्वेश्चन को लिया गया था। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग और लेवल को देख के आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगे और पसंद आए हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार वीडियोस के साथ में तो मुझे नहीं लग रहा है आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा बहुत ठीक ठाक तरीके से। पहले वीडियोस देख लीजिए, बाद में मंथली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी करंट अफेयर्स की हो जाएगी और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो जो टाइम बचे वो आप अपने बेसिक्स मजबूत करने पे दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।